हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो हमेशा की तरह हम एनसीईआरटी रीडिंग करने वाले हैं और इस बार का जो हमारा चुना हुआ चैप्टर है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले सॉरी मेरे प्यारे बच्चों को कि सेशन 2 दिन से नहीं हो पा रहा है ड्यू टू नेटवर्क। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है एंड पता नहीं सेशन के टाइम पे ही नेटवर्क चला जा रहा है। सो सॉरी 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 फॉर दैट। एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एनसीईआरटी रीडिंग हम कर रहे हैं। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 चैप्टर नहीं ज्यादा ही पढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ हम उसके एमसीक्यूज भी कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज मैंने एडवांस में डाल दिए हैं सो दैट आपके अंदर से जो डर है ना वो खत्म हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बच्चे ना पढ़ना ही नहीं चाहते चैप्टर को, कि इसमें तो न्यूमेरिकल्स है, इसमें ये है वो है, दुनिया भर की चीजें, पेडिग्री एनालिसिस, उससे डर लगता है, उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसके असर्शन रीजन नहीं बनते। तो अगर आपको भी ये सारी समस्या है तो ये ना सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सेशन में डिस्कस करूंगी मैं इसके जितने भी एनसीईआरटी रीडिंग के साथ मैं आपको पहले जो इसके किरदार है ना, सारे सिंपल जो टर्म्स हैं, जीन, अलील, होमोलोगस क्रोमोसोम, फिर ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम का, ये सारी बेसिक्स मैं समझाऊंगी। और इसके साथ साथ इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें एमसीक्यू इसके डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने डिटेल, बहुत ही डिटेल तरीके से एक एक क्वेश्चन को, एक एक न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन किया, पीनट स्क्वायर को, पेडिग्री को कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो उसको जा करके आप जरूर देखना, बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट करेगा, मतलब दिमाग को ना एकदम क्लियर कर देगा कि अरे ये चैप्टर तो बहुत ईजी सा है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी रीडिंग के साथ एमसीक्यू, बहुत सारे अपडेट्स और मिलते हैं ब्रेन हैक्स, मेमोरी हैक्स। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम पढ़ रहे हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है और ये लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। देखो, हम जानते हैं कि हम अपने माता पिता की तरह लगते हैं, हम अपने भाई बहन की तरह लगते हैं, लेकिन क्यों? इसका जवाब इस चैप्टर में मिलता है कि क्यों हम लगते हैं एक जैसे। कोई बच्चा पैदा होते ही हम कहते हैं अरे ये तो मेरे जैसा लग रहा है, ये तो उसके जैसा लग रहा है, लेकिन उसमें कुछ एक यूनिक बात होती है और वो यूनिक बात क्यों होती है। तो इन दोनों का जवाब है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि उस पुरखों से कोई चीज मिलना, ठीक है, जायदाद के रूप में या डेप्थ के रूप में कुछ चीज मिलना। और बायोलॉजी के टर्म में उसको हम ये कहेंगे कि हमारे पूर्वजों से हमारे जनरेशन टू जनरेशन कोई चीज आना, कोई चीज ट्रांसफर होते जाना। वो चीज अच्छी भी हो सकती है, वो ट्रेट अच्छे भी हो सकते हैं, वो डिजीज के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, सिर्फ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग नहीं, जनरेशन टू जनरेशन वो चीज चलते जाना, वो चीज, वो ट्रेड्स कंटिन्यू रहना, उसी को हम क्या कह रहे हैं? इनहेरिटेंस कह रहे हैं। और वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब है कि लिटिल डिग्री ऑफ चेंज। तो बच्चा जो भी पैदा होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट माँ बाप की तरह नहीं होता। ये सूर्यवंशम मूवी नहीं चल रही कि अमिताभ बच्चन का बच्चा बिल्कुल अमिताभ बच्चन की ही तरह लगेगा। यहाँ पे माँ बाप से बच्चा लिटिल वेरिएशन लिए हुए होता है। उस वही होती है उसकी यूनिक क्वालिटी। हम कहते हैं ना कि हम सब एक दूसरे से यूनिक है, इवन जो दो दो ट्विंस है वो भी, उन दोनों में भी हल्का वेरिएशन होता है। हम सब यूनिक है बिकॉज वी हैव लिटिल वेरिएशन। वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। जब ये वेरिएशन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा होते जाते हैं तो इसी की वजह से इवोल्यूशन आता है, नई प्रजाति बनती है। तो इसी तरह बच्चे, जब आप थोड़ा 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 करके डेली पढ़ते हो ना, थोड़ा थोड़ा करके नेहा मैम के वीडियोस देखते हो और पढ़ाई करते हो, तो इवोल्यूशन आता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने इतना कुछ सीख लिया। तो पढ़ाई करते रहना हमें, क्योंकि वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। तो ये तो हो गया कि हमारे लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये बहुत सारे झगड़े भी रोकता है कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप वाले का बच्चा ओ ब्लड ग्रुप वाला कैसा हो गया। अगर मान लो ये चैप्टर नहीं आता, मेंडल नहीं आते, जेनेटिक्स के बारे में नहीं पढ़ाते, तो बहुत सारे घर टूट जाते हैं कि भाई मैं तू, हम दोनों गोरे बच्चा काला कैसे, हम दोनों लंबे बच्चा छोटा कैसे, हम दोनों का ब्लड ग्रुप अलग बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग कैसे है। तो ये सब कैसे होता है, ये हमें ये चैप्टर बताता है। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अगर आप मन लगा के पढ़ लेते हैं तो आप अपने फैमिली का एक पेडिग्री ट्री बना सकते हैं कि अच्छा, मतलब कोई होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, इतना दिमाग आप लगा सकते हैं। तो इसका वेटेज नीट में कितना है? 5 क्वेश्चन का वेटेज होता है बेटा, 4, 5, 6 इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल 5 क्वेश्चन का वेटेज है, मतलब कि 20 मार्क्स। 20 मार्क्स तो आप ऐसे ही नहीं जाने देंगे, मतलब छीन लोगे। 20 मार्क्स बिल्कुल एकदम छीन लोगे आप। ठीक है। सो टॉपिक्स, और एनएससी का एग्जाम में भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल वाले। तो टॉपिक्स इसमें क्या क्या पढ़ने हैं हमको? हमको पढ़ना है मेंडल के एक्सपेरिमेंट, मेंडल के लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। फिर हमको क्या पढ़ना है इसमें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस। ये सब अपवाद है मेंडल के लॉ के। कंप्लीट डोमिनेंस, ये दोनों पढ़ने। कंप्लीट डोमिनेंस में आपका ब्लड ग्रुप वाला आ जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है क्रोमोसोमल थियरी, क्रोमोसोमल थियरी, जोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इतने समय बाद जाके पता चला कि क्रोमोसोम वगैरह की खोज हुई और पता चला कि जीन्स वगैरह हैं। एंड इसके बाद आपको लिंकेज, लिंकेज से काफी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से, रिकॉम्बिनेशन से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं और दे ही देता है एक ना एक क्वेश्चन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से। एंड देन फिर पेडिग्री,
पेडिग्री भी भाई पीछा नहीं छोड़ रहा है, पेडिग्री डॉगी को खिलाने वाला पेडिग्री नहीं है, पेडिग्री एंड डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। ओके, सो ये सब हमको इस चैप्टर में पढ़ना, बहुत मजेदार चैप्टर है बेटा, बोर नहीं होना है, मन लगा के पढ़ना है और पूरा वीडियो देख के जाना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है बेटा, वो समझ लो। ठीक है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? हेरिडिटी को पढ़ना कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, कैसे आप अपने मम्मी पापा की तरह दिख रहे हैं। अभी तक हमको ये पता है कि हम अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, हम भाई बहन एक जैसे दिखते हैं, लेकिन क्यों दिखते हैं भाई, इसका रीजन क्या है? फिर हम थोड़े से अलग क्यों दिखते हैं, इसका रीजन क्या है? तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। इसी के प्रिंसिपल को पढ़ना ही जेनेटिक्स कहलाता है। डब्ल्यू बेटसन यूज द टर्म जेनेटिक्स। किसने टर्म यूज किया था जेनेटिक्स? डब्ल्यू बेटसन। दिस इज इंपॉर्टेंट, इन 1905 में। तो बहुत पुरानी बात नहीं है, 1905 की बात है। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी है कैरेक्टर का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, हाइट, ठीक है, मोटापा, ये सब कुछ जो है क्या है, हेरिडिटी है। कुछ बच्चों को कितना ही खिला वो दुबले पतले होते हैं, क्योंकि माँ बाप दुबले पतले। ठीक। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस फिर क्या है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इनहेरिटेंस का ऐसे मतलब देखें तो होता है कि कोई भी चीज विरासत में मिलनी। तो बायोलॉजी के टर्म में देखें तो ये है कि आपको विरासत में क्या मिल रहा है? अपने पेरेंट से सारे ट्रेट्स मिल रहे हैं, उसमें कैरेक्टर के साथ साथ, हेरिडिटी में क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, तो कैरेक्टर के साथ साथ आपको डिजीज वगैरह जो भी चीजें हैं, अच्छी खराब टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल रही है, और वो पास ऑन हो रही है एक जनरेशन टू अनदर। हेरिडिटी में कैरेक्टर पास हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, एंड इनहेरिटेंस में विरासत चलती जा रही है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलती जा रही है, चलती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। ग्रेगर मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, टी एच मॉर्गन इज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, और मॉर्गन जिन्होंने फ्रूट फ्लाइज पे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया इन बातों को, उनको बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। और हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में, और अगर हमको जीन का ही पता ना हो तो फिर तो हम बड़े ही बेवकूफ टाइप के इंसान हैं। जीन क्या होता है? द जीन इज कॉन्सिडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। देखो बेटा, आपका सेल है, सेल के अंदर क्या है? क्रोमोजोम है, सॉरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में क्या है? डीएनए है, 2 मीटर का डीएनए है। इस 2 मीटर के डीएनए में क्या है? अगर इस 2 मीटर के डीएनए को खोला जाए और ज्यादा खोला जाए, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ सेगमेंट मिलेंगे जो कि प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, और वो क्या, उनको हम क्या कहते हैं? जीन। उनको हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। ठीक है, जीन आर सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन एंजाइम। जीन डीएनए का ही एक सेगमेंट है। डीएनए को अगर हम निकालते हैं तो उसका एक जो सेगमेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं? जीन कह रहे हैं। और इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसी एंजाइम को लेकर के, कि कैसा एंजाइम बनाना है, कैसा आई कलर बनाना है, कैसे लिप्स के शेप बनाने हैं, कैसा नोज का शेप बनाना है, कैसे हेयर का टेक्सचर बनाना है, इन सब को लेकर इंफॉर्मेशन होती है इसी जीन। सो ये जीनी है। ओके, और ये जीनी बोलता है क्या हुक्म मेरे आका, किस तरह का आईज बनाना इस बच्चे का, किस तरह का नोज बनाना है इस बच्चे का। ठीक है, सो ये जो जीनी है ये कहाँ रहता है? ये डीएनए में रहता है, डीएनए में रहता है। और डीएनए में ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन छुपे हुए होते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन छुपे हुए होते हैं। तो एक जो क्रोमोजोम है ना, एक क्रोमोजोम में आपके हजारों हजार जीन्स होते हैं, और एक क्रोमोजोम में हजारों हजार इंफॉर्मेशन होती है। तो मैम फिर ये अलील क्या होता है? अलील इज वेरिएंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ जीन। तो देखो, जीन आपका क्या बता रहा है? जीन आपका क्या बता रहा है? ये डीएनए है, डीएनए में इतनी दूर में क्या बताया है कि हाइट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, फिर इतनी दूर में बताया है कि स्किन के कलर के बारे में दिया है, फिर इतनी दूर में बताया है कि हेयर के कलर के बारे में या हेयर के टेक्सचर के बारे में बताया गया है, कर्ली होगा, स्ट्रेट होगा, कैसा होगा। ठीक है, लेकिन हाइट होगी तो कैसी होगी, इसका वेरिएंट बताना। ठीक है, वेरिएंट कौन बताता है? अलील बताता है। जीन में दो दो अलील होते हैं हर चीज के, किसी के मल्टीपल अलील भी पाए जाते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप का मल्टीपल अलील होता है। ज्यादातर 2 अलील होते हैं, एक फादर से आएगा, एक फादर का अलील मान लो हाइट का है, टॉल वाला, वो बोलेगा नहीं बच्चा टॉल होगा, और मदर का ड्वार्फ वाला है, बोलेगा नहीं बच्चा छोटा होगा, ठीक है, हाइट में शॉर्ट होगा। तो दोनों की लड़ाई होगी, टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट। फिर जो जीत जाएगा, जो अलील चला गया, जो स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज हो जाएगा, वो जीत जाएगा। ठीक है, तो
अलील वेरिएंट फॉर्म होते हैं जीन के। अलील बता रहा है कि हाइट होगा तो कैसा होगा, कलर होगा तो कैसा होगा, हेयर होगा, टेक्सचर होगा तो कैसा होगा। और जीन सिर्फ बता रहा है यहाँ हाइट है, कलर है, हेयर का टेक्सचर है। मतलब आप यूं समझो कि अगर एक कंप्लीट लिस्ट है, आपके पास कोई चीज का बिल है, ठीक है, आपने शॉपिंग करी, शॉपिंग का बिल आता है ना, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा बिल आता है। उसमें दिया हुआ रहता है कि यहाँ पे आप, यहाँ पे पल्सेस है, यहाँ पे मैगी आपने खरीदा है, यहाँ पे आपने मान लो बिस्किट खरीदा है। इस तरह से आपको दिया हुआ रहता है, इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो आप पढ़ते हैं कि अच्छा यहाँ पे इस सेगमेंट में ये दिया है, इस सेगमेंट में ये दिया है, और बीच में बहुत सी बकवास की, मतलब ये माइनस वो माइनस दिया रहता है। तो इसी तरह से ना डीएनए में हर जगह आपको प्रोटीन के लिए कोड नहीं रहता, कुछ बिल्कुल बेकार की भी चीजें रहती है जो मतलब किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती है, कुछ सीक्वेंस प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती है, ठीक है, और कुछ प्रोटीन के लिए कोड करती है। तो इस तरह से उसमें दिया हुआ रहता है, और उसमें फिर पल्सेस में आपको पता चलता है कि कौन सा पल्सेस, मैगी खरीदा तो कौन सा मैगी खरीदा, ठीक है, बिस्किट खरीदा तो कौन सा बिस्किट खरीदा, नमकीन खरीदा कि मीठा वाला बिस्किट खरीदा। समझ गए? तो जीन हो गया, आपको बता रहा है कि कैसा आपका कैरेक्टर है, कैसा कैरेक्टर, कौन कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है। और अलील बता रहा है कि वो कैरेक्टर है तो ट्रेट किस तरह का होगा, लंबा होगा, हाइट होगी तो कैसी होगी। ठीक है, आई होप कि इतना समझाने के बाद समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा होगा वो बोल रहे होंगे अरे क्या मैम, क्या दिमाग खराब करो, आगे बढ़ो। तो बेटा आप लोग स्किप कर करके आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो फिनोटाइप, अब हम समझते हैं फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप होता है कि बाहर का अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस कैसा है। फिनोटाइप बताएगा कि टॉल है, शॉर्ट है, ठीक है, स्किन का कलर कैसा है, फेयर है, डार्क है। फिनोटाइप चेंजेस, फिनोटाइप चेंज विथ एनवायरमेंट। फिनोटाइप एनवायरमेंट के साथ चेंज होता है। कैसे 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 कैसे? देखो बेटा, आपने देखा होगा ना कि एक पर्टिकुलर जगह के लोग छोटे होते हैं एनवायरमेंट की वजह से, एक पर्टिकुलर जगह के लोग काफी टॉल होते हैं एनवायरमेंट की वजह से, एक पर्टिकुलर जगह के लोग काफी गोरे होते हैं। अगर एक मान लो मजदूर है, ठीक है, उसको एसी में रख दिया जाए, वो मतलब आईएएस बन गया, वो दिन रात एसी में और बहुत मजे की लाइफ जी रहा है, तो वो कुछ दिन में कैसा उसका स्किन अच्छा हो जाएगा ना, स्मूथ स्किन हो जाएगा। जो रफ स्किन हो रखी थी, उसकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो रखा था, वो अच्छा हो जाएगा। तो फिनोटाइप चेंज होता है। आप थोड़ी दिन ठंडी जगह में चल जाओ, आप थोड़े से फेयर होने लगोगे, लेकिन आपका क्या जीन चेंज हो जाएगा, जीन चेंज हो जाएगा कि मतलब आप गोरे हो गए तो आप वहां पे, आप अमेरिका चले गए, आप कश्मीर चले गए, आप गोरे हो गए कुछ दिन में, ठीक है, स्किन व्हाइट हो गई, और फिर क्या आपका बच्चा भी व्हाइट होने लग जाएगा? नहीं, आपका जीनोटाइप चेंज नहीं हुआ। जीनोटाइप चेंज होने में बहुत साल लग जाते हैं। आपका फिनोटाइप चेंज हुआ है, जीनोटाइप चेंज नहीं हुआ। फिर से आपको ले आया जाएगा आपकी जगह पे, तो फिर से आप वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या होता है, जीन का टाइप कैसा है। जैसे मेंडल नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फिनोटाइप में बता रहा था कि टॉल है, टॉल है कैपिटल टी के लिए भी, कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए भी। लेकिन जीनोटाइप क्या है भाई, है होमोजाइगस टॉल है। कैपिटल टी है तो होमोजाइगस है, ठीक है, मतलब प्योर वाला टॉल है भाई। और कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हेटेरोजाइगस टॉल है। हेटेरोजाइगस मतलब नकली वाला टॉल है, इसका बच्चा शॉर्ट हो सकता है। और ये तो आके तब पता चलता है कि असली वाला टॉल है या नकली वाला, जब उसके बच्चे छोटे हो जाते हैं। बोलते अरे माँ बाप तो बड़े हैं, बच्चा कैसे छोटा हो गया? भाई दोनों के पास क्या थे, दोनों हेटेरोजाइगस थे, इसीलिए तो बच्चा छोटा हो गया। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद ना बेटा आपको क्लियर आप निकाल पाओगे, अच्छा ये अंकल तो हेटेरोजाइगस है, झूठ झूठ के बन रहे हैं टॉल, हेटेरोजाइगस है इनकी, है ना, जीनोटाइप इनकी हेटेरोजाइगस है, आंटी भी हेटेरोजाइगस है, बच्चा तो छोटा हो गया। या फिर जैसे दोनों गोरे हैं, बच्चा अचानक से सडन ब्लैक हो गया, अब शक हो रहा है किसका बच्चा, मेरा बच्चा तो नहीं है ये, नहीं भाई, दोनों के अलील होंगे उस तरह के, समझ गए। ब्लड ग्रुप में ऐसा हो जाता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, इसका बी है, ये बच्चा कहाँ से वो ब्लड ग्रुप वाला आ गया। तो इस चैप्टर ने ना, इस चैप्टर की इंफॉर्मेशन ने बहुत सारे घर बचा दिए कि भाई ब्लड ग्रुप वाला कहाँ से आ गया बताओ तो, है ना, शक होने लगा, घर में लड़ाइयाँ होने लगी। तो ऐसा नहीं है, वो रिसेसिव जीन आ जाता है, उसकी वजह से बच्चा बेचारा वैसा हो गया, ठीक है। कई बार देखा होगा माँ बाप का कॉम्प्लेक्शन डार्क, बच्चा एकदम गोरा, तो वहां पे शक हो जाता है। तो टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस ये है कि आपको अगर पता करना है, जीनोटाइप पता करना है कि मैं टॉल हूँ तो होमोजाइगस वाली हूँ या हेटेरोजाइगस वाली हूँ, तो इसमें टेस्ट क्रॉस किया जाता है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस किया जाता है। टेस्ट क्रॉस करने के लिए जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट, डोमिनेंट्स के जीनोटाइप को चेक करने के लिए, जीनोटाइप को चेक करने के लिए होता है, चेक करने के लिए होता है। और उसको क्या किया जाता है, डोमिनेंट इस क्रॉस सेकेंड जनरेशन में ना, उसको सेल्फ क्रॉस नहीं करा के रिसेसिव के साथ क्रॉस करा दिया जाता है, क्रॉस्ड विद रिसेसिव, रिसेसिव इन सेकेंड जनरेशन, ठीक है, सेकेंड जनरेशन।
जैसे सेकंड जनरेशन में सारे के सारे हेटेरोजाइगस निकले, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये होमोजाइगस वाले हैं या हेटेरोजाइगस वाले हैं, कैसे मेंडल ने पता किया? उनको सेल्फ क्रॉस कराने की जगह जब रिसेसिव से क्रॉस कराया तब पता चला कि अच्छा ये हेटेरोजाइगस थे या ये होमोजाइगस थे। ये कैसे होता है ये आगे हम पढ़ेंगे। सो बैक क्रॉस क्या होता है? इज द ब्रीडिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विद एनी ऑफ द टू पेरेंट। बैक क्रॉस मतलब कि अपने ही पेरेंट से शादी करवा देना, कि बच्चे हुए, अब बच्चों का जो है शादी उसी घर में अपने ही पेरेंट से, मामा चाचा किसी से शादी करवा दिए, समझ गए? जो पी प्लांट है, पी प्लांट जो निकला उसको उसी के पेरेंट से क्या करा दिया? फ्यूज करा दिया गया, ब्रीड करा दिया गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस, उल्टा जाना। इफ F1 ब्रीड विद द होमोजाइगस डोमिनेंट ड्यू टू द ऑफस्प्रिंग बिकम 100% डोमिनेंट फिनोटाइप। क्यों कराया जाता है? ताकि अगर मान लो आगे जनरेशन में क्या आ रहे हैं, रिसेसिव टाइप का कोई कैरेक्टर आने लगा, बच्चे छोटे होने लगे, तो भाई उस खानदान में सारे लंबे हैं तो उनको बैक क्रॉस कराया जाएगा ताकि आगे जो आने वाली जनरेशन है फिर सब लंबे हो जाए। ओके। सो अब और कुछ चीजें हैं जो हमको समझनी है, वो क्या है? देखो, होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होता है? होमोलोगस नाम से ही समझ में आ रहा है, होमो मतलब सेम, लोगस मतलब लगता है। ठीक है, लोगस मतलब लगता है, सेम मॉर्फोलॉजी है। तो ये दोनों क्रोमोसोम देख लो, इन दोनों के सेंट्रोमियर सेम जगह पे हैं, इन दोनों की हाइट सेम है, इन दोनों के जो जीन्स है ना वो सेम पोजीशन पे। अगर यहाँ पर हाइट का है तो यहाँ पर भी हाइट का ही जीन होगा। यहाँ पे स्किन कलर का है तो यहाँ पर भी स्किन कलर का ही होगा, स्किन कलर का ही जीन प्रेजेंट होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। और होमोलोगस क्रोमोसोम याद है कहाँ बनता है? मियोसिस में। मियोसिस में आप सारे क्रोमोसोम्स लैप्टोटीन स्टेज में तैयार हो जाते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, जाइगोटीन में फिर ये पेयरिंग करते हैं जाकर के। लोकस क्या होता है? लोकस होता है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर कैरेक्टर। मान लो मैंने बोला कि हाइट का जो जीन है या स्किन कलर का जो जीन है इस लोकेशन पे प्रेजेंट है, इस लोकेशन पे प्रेजेंट है, तो ये क्या बता रहा है? लोकस। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? लोकेशन ऑफ द जीन इज लोकस। हेयर के टेक्सचर का जो जीन है यहाँ पर प्रेजेंट है, हेयर के टेक्सचर का जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये क्या बता रहा है? लोकस ऑफ दैट जीन। ओके, लोकेशन एक तरह से बोलो। एट विच स्टेज वी सी होमोलोगस क्रोमोजोम? किस स्टेज पे हम होमोलोगस क्रोमोजोम देखते हैं, क्रोमोजोम की पेयरिंग देखते हैं? मियोसिस वन में, प्रोफेज वन होता है, प्रोफेज वन में हम होमोलोगस की पेयरिंग कहाँ पे देखना शुरू कर देते हैं? जाइगोटीन से। ठीक है, लेप्टोटीन में वो लिपट के क्रोमोजोम बनते हैं सुंदर से, और जाइगोटीन में वो पेयरिंग कर देते हैं। तो क्यों नहीं हम माइटोसिस में क्यों नहीं देखते? माइटोसिस में हम ये पेयरिंग क्यों नहीं देखते हैं? इसलिए नहीं देखते हैं बेटा, इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि देखो माइटोसिस में क्या होता है कि जो हमारे पास क्रोमोजोम है ना, वो 46 के 46 ही जाने चाहिए, 46 के 46 ही जाने चाहिए डिवाइड में, तो सारे एक लाइन में आ जाते हैं। ये माइटोसिस में होता है, माइटोसिस में। ठीक है, तो एक लाइन में मेटाफेज में आ जाते हैं और ये डिवाइड हो जाते हैं हाफ हाफ। ओके, ये क्रोमोजोम 1 और ये क्रोमोजोम 46, ये क्रोमोजोम 2, क्रोमोजोम 3, क्रोमोजोम 4 एंड सो ऑन, क्रोमोजोम 46, सारे क्रोमोजोम 1 से क्रोमोजोम 46 एक तरह से लाइन में आ जाते हैं और डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए इसलिए क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? इधर 46 क्रोमोजोम आते हैं, इधर 46 क्रोमोजोम, और इधर पे 46 क्रोमोजोम आते हैं, इधर पे 46 क्रोमोजोम आते हैं। 46 46, यहाँ पर 46 क्रोमोजोम थे, ये भी क्रोमोजोम था, लेकिन अंतर क्या था? यहाँ पर सबके पास कॉपी थी। मतलब ये है कि बेटा ये एक क्रोमोजोम है। ठीक है, दिस इज अ सिंगल क्रोमोजोम एंड दिस इज ऑल्सो अ सिंगल क्रोमोजोम, दिस इज ऑल्सो अ सिंगल क्रोमोजोम। ये दोनों ही सिंगल क्रोमोजोम हैं, दोनों ही सिंगल क्रोमोजोम हैं। ये भी सिंगल क्रोमोजोम है, ये भी। बस इसके पास क्या है? एक कॉपी है। ये मेन है, ये मेन है, ये मेन है, और इसने क्या करा ली? फोटो कॉपी करा ली, इसकी एक कॉपी है। तो डीएनए का जो कंटेंट है ना बस वो डबल हो गया इसके बाद। तो यहाँ पर कॉपी करा ली, क्यों कॉपी कराई भाई? बांटना है। मान लो तुमको कोई चीज बांटना है, तुम्हारे पास बहुत सारा नोट्स है, तुमको दो दोस्तों में बांटा, तुम नहीं चाहते हो लड़ाई कराना, तुम बराबर बराबर देना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? उसका फोटो कॉपी करा लोगे। तो तुमने सारे नोट्स की फोटो कॉपी करा ली, एक को मेन कॉपी दे दिया, एक को फोटो कॉपी वाला दे दिया, जेरॉक्स कॉपी दे दिया, तो दोनों ही खुश हैं।
तो एक के पास मेन कॉपी चली गई, एक के पास जेरोक्स कॉपी चली गई, और दोनों बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 46 का 46 हो गया, तो इसमें पेयरिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है बेटा, मियोसिस में क्या होता है, ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में मेटाफेज स्टेज में क्रोमोजोम 1 से क्रोमोजोम 23, फिर इधर भी क्रोमोजोम 1 से क्रोमोजोम 23 तक, इस तरह से मेट जो इक्वेटोरियल प्लेन है मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर नीचे, यहाँ पे मेटाफिजिक प्लेट के बिल्कुल लाइन, उसी में मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर अलाइन होते हैं, यहाँ पर ऊपर और नीचे अलाइन होते हैं, क्रोमोजोम 1 से क्रोमोजोम 23, और फिर ये डिवाइड हो जाते हैं। और यहाँ पर ये दोनों, ये जो क्रोमोजोम आ रहे हैं ना, ये सभी होमोलोगस क्रोमोजोम है, होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गए, ये डिवाइड हो गए, और फिर इधर पे 23 आ जाते हैं, क्रोमोजोम 1 टू क्रोमोजोम 23, इधर पे भी कितने आ जाएंगे, क्रोमोजोम 1 से लेकर क्रोमोजोम 23 तक, क्रोमोजोम 1 से क्रोमोजोम 23 तक। इसीलिए डिवाइड होकर के क्या, क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम मियोसिस जब होता है तो क्या हो जाते हैं, 23 क्रोमोजोम आ जाते हैं। यहाँ पर टोटल कितने थे, 46 थे। समझ में आ गया कि यहाँ पर मियोसिस में पेयरिंग क्यों होती है, क्योंकि उनको हाफ करना है, यहाँ पे हमको एन बनाना है, हैप्लॉइड बनाना है सेल को, ना कि डिप्लॉइड बनाना। उसके बाद फिर से इनकी माइटोसिस होगी, तो फिर से वो, अब यहाँ पर अभी भी इनके पास क्या है, मेन और कार्बन कॉपी है ना, तो मेन और कार्बन कॉपी को अलग कर देंगे तो भी ये 23 ही रह जाएंगे। तो इज दिस क्लियर, यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई। मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारे बच्चों का ना ये बेस क्लियर नहीं होता है बच्चे। तो अब हम एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी कहती है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ टू अ बेबी एलिफेंट, नॉट सम अदर एनिमल। ऐसा कभी वंडर्ड हुआ है आपको कि इंसान का बच्चा इंसान क्यों होता है, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट क्यों होता है, कुत्ता क्यों नहीं होता, इंसान के घर में एनाकोंडा क्यों नहीं पैदा होता है? अगर ऐसा हो जाता ना तो फिर लड़ाइयां झगड़े और बढ़ जाते कि याद रखना, मैं इस बार मेरे घर में शेर पैदा होगा, याद रखना इस बार मेरे घर में एनाकोंडा पैदा होगा, तुम्हारे घर के सारे लोगों को खा जाएगा, इस तरह का हो जाता। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज मैटर रखते हैं। एक स्पीसीज जो है सेम काइंड ऑफ बच्चे को जन्म देगा, और वो भी कैसा होगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होंगे। एक स्पीसीज, स्पीसीज का डेफिनेशन यही होता है ना कि जो पेरेंट है वो सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा, ना कि दूसरे। तो और मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट, मैंगो सीड हमेशा मैंगो प्लांट को ही क्यों देता है, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, है ना, और आम का पेड़ बोए हो तो बबूल कहाँ से पाओगे। given that they do, are the offspring identical to their parents, or do they show difference in some of their characteristics? कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग पूरे आइडेंटिकल होते हैं या डिफरेंस। ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल बिल्कुल बेटा क्लोन में होते हैं, हमारे में सिमिलर होते हैं, क्लोन में आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल। ठीक है, उसमें पूरे के पूरे डिट्टो होते हैं पेरेंट की तरह, उनका जीनोटाइप फिनोटाइप सब कुछ आइडेंटिकल होता है, ये याद रखना है। और हमें क्या होता है, जो नॉर्मल होते हैं उनमें similarities होती है, नॉट आइडेंटिकल। so they show difference in some of their characteristic, yes they show difference in the characteristic। have you ever wonder why siblings sometimes look similar to each other, क्यों कुछ siblings एज जैसे लगते हैं और क्यों कुछ बिल्कुल ही अलग लगते हैं, और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट। ये सबका रीजन है जीन की वजह से। जीन किस तरह से एशॉर्ट हुआ है, जीन किस तरह से गया हुआ है उस इंडिविजुअल के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसकी वजह से ये सब होता है। तो दीज आर सेवरल रिलेटेड क्वेश्चन आर डील्ड विथ साइंटिफिकली इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हम क्यों एक जैसे लगते हैं, हम क्यों अलग दिखते हैं, हम माँ बाप की तरह क्यों दिखते हैं, हम क्यों नहीं अपने घर में पैदा होके ऐश्वर्या राय की तरह दिखते हैं, हम अपने घर में पैदा होकर के काजोल की तरह दिखते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो ये सबका जवाब आपको यहाँ मिलेगा। This subject deals with the inheritance as well as the variation of the character from parent to offspring. Inheritance is the process by which character are passed on parent to progeny. ये सब हमने पढ़ लिया। It is the basis of heredity. Variation is the degree. Variation क्या है? Is the degree by which progeny differ from their parent. Variation क्या है? एक डिग्री है जिससे कि progeny अपने पेरेंट से अलग दिखता है। बहुत कम अमाउंट में वेरिएशन होती है, लेकिन यही उस बंदे को यूनिक बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आर यूनिक। Human knew from as early as 8000 to 1000 BC that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction.
वेरिएशन का एक रीजन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमको क्या बता रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, ऑफस्प्रिंग। और ये एक तरह से क्या हो गया? नो और लेस वेरिएशन, नो और वेरी वेरी लेस वेरिएशन, वेरिएशन। ठीक है, अगर कुछ म्यूटेशन हो गया किसी तरह गलती से, तो सेक्सुअल में क्या होगा? सिमिलर ऑफस्प्रिंग बट नॉट आइडेंटिकल, सिमिलर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग एंड हाई वेरिएशन का चांस रहता है, हाई वेरिएशन का चांस रहता है इसमें, दैट लीड्स टू इवोल्यूशन। दे एक्सप्लॉइटेड, कभी कभी इतना ज्यादा वेरिएशन आता है कि पेरेंट्स और सबका आई का कलर बिल्कुल ब्लैक है बहुत जनरेशन में, और सडन कुछ म्यूटेशन आ गया और बच्चे का आई का कलर बिल्कुल ब्राउनिश या फिर ब्लू आईज हो गई, है ना, ब्लू आईज हिप्नोटाइज। So they exploited the variation that were naturally present in the wild population of the plant and animals to selectively breed and select for organisms that possess desirable character. For example, though artificial selection and domestication from the ancestral wild cows, we have well-known Indian breed Sahiwal cows in Punjab. We must, however, recognize that though our ancestors knew about the inheritance of character and variation, they had very little idea about the scientific basis. देखो इसमें ये बोल रहा है कि बहुत कुछ वो जानते थे कि अच्छा इस तरह से, मतलब ओवर ऊपर ऊपर था, लेकिन ना उनको ये नहीं पता था कि अच्छा जीन होता है और साइंटिफिक इसका आधार क्या है वो नहीं पता था। तो साइंटिफिक आधार कौन बता रहा है आपको? एनसीईआरटी बता रही है। ठीक है, एनसीईआरटी बता रही है। सो जो इसका मेन पार्ट है हम उसको स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। दैट इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उससे पहले हम मेंडल के बारे में जानेंगे, और मेंडल से क्वेश्चन आता है बेटा, मेंडल से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो पहला वाला जो आपका पार्ट था, इससे क्वेश्चन फ्रेम होगा सिर्फ डेफिनेशन से। अब जो है आपका क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन फ्रेम होना शुरू हो जाएगा। It was during the mid 19th century that headway was made in understanding of inheritance. Gregor Mendel conducted hybridization experiment on green peas for 7 years. सोचो 7 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एंड दिस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ईयर है ना, ये एक बार आपका पीवाई क्यू रह चुका है। दिस ईयर इज पीवाई क्यू। पूछा गया था कि किस ईयर से किस ईयर तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 7 साल में। तो 1856 से 1863 तक किया था। और सबसे दुख की बात यह है कि जब तक वो जिंदा रहे उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। आप लोग 2-4 टेस्ट देते हो और अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं तो मैम टेस्ट नहीं देना, मैम नीट नहीं करना, हमसे तो नहीं होगा, है ना। लेकिन साइकिल चलाना है, बाइक सीखना है, तब तो फिर जी जान लगा देते हो, तब तो हार नहीं मानते हो। मैं हार नहीं मानूंगा, उस समय वो कविता याद आती है। या फिर कोई किसी के पीछे पड़े हो तब उस समय हार नहीं मानूंगा, मैं पाके ही रहूंगा। लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन की बात आती, क्वेश्चन करने की, पढ़ने की, तो बस मैं हार मान जाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। तो सोचो इन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया बेटा, और 7 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद कितनी स्टडीज की, अभी आप देखोगे इतने सारे पी प्लांट पे। सोचो इतने पी प्लांट उगाए, फिर उगने में भी टाइम लगते हैं, हाँ। पी प्लांट उगाए, उनका केयर किया, उसके बाद और कितने ऑब्स्टेकल्स आते होंगे प्लांट को ग्रो कराने में। और उसके बाद फिर उनको ब्रीड कराया, एक एक को इमेस्कुलेशन किया, ब्रीड कराया, ब्रीड कराने के बाद फिर रिजल्ट का वेट किया कि अच्छा अब रिजल्ट आएगा। ऐसा तो नहीं कि एक्सपेरिमेंट है, साइंस का एक्सपेरिमेंट की हाँ बस फटाफट फटाफट कर लिया। भाई इनको बहुत टाइम लग रहा होगा, एक एक चीज फिर स्टडी की, उसमें दिमाग लगाया। और उस समय जब ना क्रोमोसोम के बारे में कुछ पता था, मतलब ये सब रॉकेट साइंस थी। मतलब जब तुमको अभी पता नहीं है दूसरे प्लेनेट में क्या चल रहा है, दूसरी गैलेक्सीज में क्या चल रही है, दूसरे सोलर सिस्टम में क्या चल रहा है, और उस समय तुम दूसरे सोलर सिस्टम की बात कर रहे हो और उसके बारे में पूरा एकदम एग्जैक्ट डाटा बता रहे हो, तो कितनी बड़ी बात थी। और उनको जब वो बताने गए अपने बारे में कि मैंने ये चीज डिस्कवर की है, मैंने ये देखा है कि जो समाज में ब्लेंडिंग थ्योरी चल रही है ना, कि अगर पिताजी टॉल है, माताजी ड्वार्फ है, तो बच्चा बीच का हाइट का होगा, तो ये गलत है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में सभी टॉल आते हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के द्वार पे बच्चा आता है। तो सभी हंसने लगे कि ये बकवास की बातें क्या कर रहा है, क्या ये फैक्टर फैक्टर करा। अभी इस समय इनको पता नहीं था कि जीन जैसी चीज, जीन होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है, ये सब कुछ नहीं पता था भाई, कुछ इनके पास सामान नहीं था। फिर भी ये जी जान लगा दिए और अपना काम करते गए। बोलते हैं ना, सूनर और लेटर आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो जिंदा रहते तो रिकॉग्नाइज नहीं किया, और आज हम दिन रात मेंडल 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 की, जेनेटिक्स का नाम आते ही मेंडल, जेनेटिक्स का नाम आते ही मेंडल। तो सूनर और लेटर रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब इनकी किस्मत में ही लिखा था वैसा
जीवन जीना तो क्या कर सकते थे। और बहुत सारे इनके तो डॉक्यूमेंट्स को जला दिया गया, और पता नहीं उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा, जब ये मर गए ना तो उनके बहुत सारी डिस्कवरीज को, एक्सपेरिमेंट्स को जला दिया गया। तो और भी उसमें क्या मतलब ज्ञान भरा होगा पता नहीं। तो बच्चे आपको हार नहीं मानना, आप जब भी इस तरह से हार मानने का सोचो ना तो मेंडल के बारे में सोचो कि भाई उसको मिला तो है ना, सुनर और लेटर रिकॉग्नाइज तो किया गया उनको। और हाँ, किसी को ये लगेगा कि लेकिन मैम उस समय तो उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, उस समय उनको तो पैसा नहीं मिला, उस समय तो उनको फायदा, जो पैसे से मटेरियल से लाइफ को तौलते हैं। तो मैं बता दूं सिंपल सी बात कि अगर अगर पर्दा गिरने के बाद तालियां बजती रहे ना तो वो मेन किरदार है। अगर आपके जाने के बाद आपके बारे में बातें होती रहें, आपके जाने के बाद आपकी किताबें लोग पढ़ें, आपके बारे में लोग पढ़ें, वो मेन लाइफ होता। और एक्चुअली ये दुनिया को ही तो बताने वाले थे ना, ये ज्ञान दुनिया को देना चाहते थे, ये ज्ञान अपने तक तो रखना नहीं चाहते थे, और ना ही ये बेच करके बहुत पैसे कमाना चाहते थे, ये ज्ञान दुनिया में बांटना चाहते थे। सो वो इनका सक्सेसफुल रहा। Okay, so and propose the law of inheritance in living organism. During Mendel investigation into inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problem in biology. पहली बार ऐसा हुआ कि जब ये इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, हाँ, और इन्होंने जब लॉज दिए उस समय पहली बार स्टैटिस्टिकली मैथमेटिक्स को साइंस के साथ जोड़ा गया। और इन्होंने क्या क्या पढ़ाई की है, इनका जीवन कैसा रहा, इनका बचपन कैसा रहा, इसके बारे में जानना है कि तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आपको गजब का मोटिवेशन मिलेगा उससे। तो मेरे चैनल में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी स्टोरी सुन लेना। तो अभी हम उनकी स्टोरी नहीं सुन रहे हैं, नहीं तो मैं बहुत भावनाओं में खो जाती। So his experiment had a large sampling size, which gave greater credibility to the data that he collected. बहुत लार्ज सैंपल साइज था इनका, बहुत लार्ज सैंपल ऑफ पी प्लांट इन्होंने लिया था 70,000 के आसपास। ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज inference from experiment on successive generation of his test plant proves that his result pointed to general rules of inheritance rather than being under unsubstantiated ideas। इधर कोई खास बात नहीं है, ठीक है। Mendel investigated characters in the green pea plant, then were manifested as two opposite traits, tall and dwarf। सबसे पहले मेंडल ने ठीक है, किस पे एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट पे किया। पी प्लांट को हम क्या बोलते हैं, पी प्लांट को हम क्या बोलते हैं, पाइसम सटाइवम। इन्हीं की वजह से हमको पता है कि पाइसम सटाइवम किसका नाम है, पी प्लांट का नाम है, ठीक है, पाइसम सटाइवम पे एक्सपेरिमेंट किया। अब दूसरा क्वेश्चन आपको बनता है, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, इनको ग्रो करना इजी है, इनके जनरेशन एक बार में, इनमें बहुत सारे ट्रेड्स एक बार में पढ़ा जा सकता है, मल्टीपल ट्रेड्स। और इनमें इमेस्कुलेशन करना इजी है, ठीक है, इनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में पाया जाता है। तो दिस अलाउड हिम, दो अपोजिट ट्रेट लिए थे पहली बार इन्होंने, टॉल और डार्क प्लांट, एंड येलो एंड ग्रीन सीड लिया। दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस विच वाज एक्सपेंडेड ऑन बाय लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर द, जो कि बाद में फिर दूसरे साइंटिस्ट लोगों को भी हेल्प किया। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, मेंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया एक्सपेरिमेंट में, यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट लाइन। व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है, होमोजाइगस होना, होमोजाइगस होना, ठीक है, होमोजाइगस, टॉल या ड्वार्फ होना, कोई भी कैरेक्टर का होमोजाइगस होना। A true breeding line is one that having undergone continuous self pollination। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, जो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन में जाता है, सोज द स्टेबल रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जनरेशन, जो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन में जा रहा है और उसमें सेम तरह के ही कैरेक्टर बार बार आ रहे हैं। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट लिए। कितने, 14। यहां से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये PYQ है। कितने लिए, 7 की 14, तो याद रखना 7 ट्रेड्स लिए और 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वराइटीज लिया, एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है। सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स सेलेक्टेड वर स्मूथ एंड रिंकल सीड। जस्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स उन्होंने कौन कौन से लिए, तो यहाँ पर हमको देखना कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कौन कौन से लिए थे उन्होंने, और उसमें डोमिनेंट कौन सा था। कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर थे, सीड, सीड शेप जिसमें कि राउंड रिंकल, सीड कलर येलो ग्रीन। तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए कौन कौन से कैरेक्टर उन्होंने लिए थे। याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले हम प्लांट को देखते हैं, ठीक है, प्लांट लंबा है या छोटा, टॉल और डार्क। फिर हम फ्लावर को देखते हैं, फ्लावर कहाँ पे, ऊपर है फ्लावर या नीचे है फ्लावर, ठीक है।
अब फ्लावर जो ऊपर है वो वायलेट है या वाइट है, 3 कैरेक्टर हो गए। फिर हम क्या देख रहे हैं, उसके फल को देख रहे हैं। फल का जो पॉड है ऊपर ग्रीन वाला है या येलो वाला है? अगर ग्रीन वाला है तो वो फुल है, फुल फुल है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है, पिचका हुआ सा है। उसके अंदर फिर हम दाने को देखते हैं, वो दाना गोल है या रिंकल्ड है? गोल है तो वो येलो है या ग्रीन है? ठीक है, तो ये हो गए कैरेक्टर्स और डिफरेंट इसके ट्रेट्स। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन अब हम पढ़ने वाले हैं। मेंडल ने मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ एक कैरेक्टर लिया, या मान लो एक्सियल फ्लावर, सॉरी वायलेट फ्लावर और व्हाइट फ्लावर एक कैरेक्टर लिया, और इसको इसमें इन्होंने क्या किया, दोनों को फ्यूज कराया। कैसे फ्यूज कराते थे मैम, दोनों तो इनमें तो फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाए जाते हैं, तो क्या करते थे, इमेस्क्यूलेशन करते थे। इमेस्क्यूलेशन का मतलब क्या होता है? इमेस्क्यूलेशन का मतलब होता है ई मतलब एग्जिट करना, मेल पार्ट को रिमूव करना, मेल पार्ट को रिमूव कर देते, क्योंकि मेल ही बदमाश होता है ना, तो उसी को हटा देना, ना तुम रहोगे ना बदमाशियां करोगे। तो एक से मेल प्लांट पार्ट को रिमूव कर दिया, तो दूसरे का जो मेल पार्ट का जो पॉलन है वो आके स्टिग्मा में इसके चिपक जाएगा। ठीक है, या फिर इसको क्या करेंगे, इसके मेल पार्ट से पॉलन लेकर के इसमें छिड़क देंगे और इसको फिर कवर कर देंगे, इसको फिर बैक से कवर कर देंगे, ताकि और कोई पॉलन आके इसमें ना लग जाए। फिर हमको इसमें, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इसी को हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, हाइब्रिड वैरायटी लाना। कैरिड आउट बाय मेंडल व्हेन ही क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ प्लांट को कैसे क्रॉस किया बता दिया, इमेस्कुलेशन किया, एक का मेल पार्ट हटा दिया और उसमें दूसरे के पॉलन को लेकर के स्टिग्मा पे लगा दिया और उसको पॉलीबैग से कवर कर दिया। ठीक है, फिर जो सीड्स आए उन सीड्स को ग्रो कर दिया। Plan to study the inheritance of one gene. He collected the seed produced as a result of this cross, grew them, and generate plant of the first hybrid generation. This generation is known as filial progeny or the F1. ठीक है, तो जो पहला जो सीड आया, सीड को ग्रो करने के बाद जो प्लांट आया, दिस इज नोन एज F1 जनरेशन। मेंडल ऑब्जर्व दैट F1 प्रोजेनी प्लांट वर टॉल, सारे के सारे टॉल निकल गए, जो कि इन्होंने सोचा था कि सारे के सारे इंटरमीडिएट निकलेंगे, ब्लेंडिंग थ्योरी चल रही थी। लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट नन वर द ड्वार्फ, ड्वार्फ कोई भी नहीं था। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, कई बार उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। ही फाउंड दैट F1 ऑलवेज रिसेंबल इधर वन ऑफ द पेरेंट, और इसी को इन्होंने क्या बोला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, जो डोमिनेंट होता है वो अपने कैरेक्टर बच्चों में छोड़ता है। ठीक है, जिसके जीन डोमिनेंट होते हैं वो उसके कैरेक्टर बच्चों में जाते हैं। So, and that the traits of the other parent was not seen in them. Mendel then self-pollinated the tall F1 plant. To his surprise, found that in the filial 2 generation, F2 generation, some of the offspring were dwarf. The character was not seen in the F1 generation was now expressed. अब इनको क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि भाई ये तो नहीं था, लेकिन अब सेकंड जनरेशन में ये कैसे आ गया, मतलब ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट था, ये छुपा हुआ था, इट वॉज सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट कैरेक्टर or the dominant allele. The proportion of the plant were dwarf was 1/4 of the F2 generation, while 3/4 of the F2 plant were tall. 3/4 tall थे, हमको पता है 3:1 बनता है इसमें रेशियो, और 1 क्या थे, dwarf था। The tall and dwarf were identical to the parent type and did not show any blending. कोई blending नहीं शो कर रहे थे कि दोनों का मिलकर के इंटरमीडिएट हाइट बन गया। वो पेरेंट की तरह दिख रहे थे, ड्वार्फ वाला भी वो बिल्कुल पेरेंट की तरह था। नो इंटरमीडिएट हाइट। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, मेंडल का फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसको कि, ठीक है, मेंडल्स फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसमें इन्होंने वन का कैरेक्टर लिया, ठीक है, जिसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब कि ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम, सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने हाइट लिया, सबसे पहले इन्होंने क्या ले लिया, हाइट ले लिया, मान लो, ठीक है, हाइट लिया। तो हाइट में टॉल लिया, प्योर टॉल लिया और प्योर ड्वार्फ लिया। ठीक है, अब प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ कैसे लिया आगे आपको पता चलेगा कैसे, इन्होंने पहले ही स्टार्टिंग में ब्रीड वगैरह करा के देख लिया। प्योर टॉल लिया, प्योर ड्वार्फ लिया, ठीक है, इनको फिर क्रॉस कराया। अब आपको क्रॉस करना आना चाहिए और प्यूनेट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, जिनको नहीं आता वो आज अच्छे से सीख लो। देखो इसके गैमीट क्या बनेंगे, जीन है, जीन में 2 अलील है, ठीक है,
तो एक अलील इधर जाएगा, एक अलील इधर जाएगा। ओके, दोनों अलील नहीं आ जाएंगे। और ये मान लो स्पर्म है और ये मान लो एग है, फ्यूज होगा। ठीक है, इस ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी इस स्पर्म पे जाएगा, ये कैपिटल टी इस स्पर्म पे, ये स्मॉल टी इस स्पर्म पे, ये स्मॉल टी इस स्पर्म पे। ठीक है, ये गैमीट बन गए। तो जब भी कैपिटल टी या इस तरह का आता है तो आपको गैमीट बनाने आना चाहिए। ऐसे ही मान लो कि अगर मैं कैपिटल टी टॉल ले लूं और फ्लावर का कलर ले लूं, ठीक है, वायलेट ले लूं, इंटू ड्वार्फ ले लूं और व्हाइट ले लूं, तो इसमें गैमीट क्या बनेंगे? एक जो स्पर्म होगा वो एक तो हाइट का लेगा, हाइट का लील लेगा, और दूसरा कलर का लील लेगा, तो टीवी। दूसरा जो स्पर्म है वो भी एक हाइट का लेगा और एक वायलेट का लेगा। एक हाइट का लील लेगा और एक कलर का लील लेगा। ऐसे ही यहाँ पे होगा, जो ओवा होगी एक हाइट का लील लेगी, एक कलर का लेगी। फिर दूसरी ओवा एक हाइट का लेगी, एक कलर का लेगी। तो आप जो ये सोचते हो ना ये इससे क्रॉस करेगा, ये इससे क्रॉस करेगा, तो बेटा इसमें ही आप गलती कर देते हो, गैमीट ही गलत बनाते हो, तो पिनट स्क्वायर तो गलत बनेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जीन है, जीन में अलील है, तो ये स्पर्म है, इस स्पर्म को दोनों अलील चाहिए ना, हाइट वाला भी चाहिए, कलर वाला भी चाहिए। हाइट वाला भी चाहिए, कलर वाला भी चाहिए। अब यहाँ पे मान लो मैं एक और जोड़ दूं, मान लो मैं शीड का आपका शेप डाल दूं, ठीक है, राउंड डाल दूं, और यहाँ पे मैं रिंकल्ड डाल दूं। तो अब इन सीड का शेप भी ये लेगा, तो यहाँ पे राउंड हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। ये लोग भी सीड का शेप लेंगी तो रिंकल रिंकल। समझ गए? तो टी डब्ल्यू आर ये गैमेट बन गए। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इनके ये गैमेट बन गए। ओके, सो अब आप यूनिट स्क्वायर बना लो या डायरेक्ट कर लो। यूनिट स्क्वायर बनाने से गलतियां कम होती। ये मेल है, उल्टा टंगा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मेल है तो ये ऐसा होगा, उल्टा होगा। उल्टे सीधे होते हैं ना मेल, और लड़कियां बिल्कुल सीधी सादी सी बेचारी सी। हाँ, ठीक है, तो ये फीमेल है। तो फीमेल का अक्सर हाइट शॉर्ट होता है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट वाला ले लिया। और ये टॉल। ठीक है, तो ये दोनों फ्यूज करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये दोनों फ्यूज करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही इसके साथ होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फर्स्ट जनरेशन में इन्होंने देखा कि सारे के सारे क्या आए, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब हेटेरोजाइगस टॉल। हेटेरोजाइगस टॉल आए सारे के सारे। और फिर इसी को सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया कि जाओ भाई उसको छोड़ दे, जी ले अपनी जिंदगी, तेरे मेल को मैं नहीं हटा रही हूँ। ठीक है, तेरे मेल को मैं नहीं हटा रहा हूँ, तेरा मेल जो है वो अपना सेल्फ पॉलिनेशन करो, उस प्लांट को छोड़ दिया। कोई जरूरत नहीं सेल्फ पॉलिनेशन कराने की, मतलब अपने आप खुद ही करेंगे वो। तो वो उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन किया। सेल्फ पॉलिनेशन किया तो किस तरह से इनके पास आए प्रोजेनी। नेक्स्ट जो प्रोजेनी आई वो कैसी आई बेटा? ठीक है, ये टीटी, ये टीटी, ये टीटी, ये टीटी। ठीक है, सो किस तरह का फिनोटाइप आया? फिनोटाइप क्या आया? 3:1। अब आपको देखो रेशियो आना चाहिए बनाने कि फिनोटाइप का रेशियो क्या है, जीनोटाइप का रेशियो क्या है। ये जो रेशियो आया दिस इज फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो कैसे मैम, कैसे? देखो, ये रेशियो टोटल आपको क्या बता रही है कि 3 टॉल हैं और एक ड्वार्फ है। 3 टॉल हैं और एक ड्वार्फ है। अब इसी में आपसे अगर ये पूछ ले कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है इसका, तो जीनोटिपिक रेशियो है इसका 1:2:1। दिस इज जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो मतलब कि एक टॉल है तो कैसा टॉल है? होमोजाइगस है। दूसरा टॉल है तो कैसा टॉल है? हेटेरोजाइगस है। फिर एक ड्वार्फ है, ड्वार्फ है तो कैसा है? होमोजाइगस। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, और फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप क्या होगा? टॉल एंड ड्वार्फ होगा। ठीक है, दूसरे आपसे ये पूछ सकता है कि टोटल जीनोटाइप बताइए। रेशियो नहीं पूछ के टोटल जीनोटाइप बता रहा है, पूछ रहा है, तो क्या आपका जीनोटाइप हो गया? होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि प्योर प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ का रेशियो बताइए। प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ का रेशियो, प्योर ड्वार्फ का रेशियो बताइए। तो 1:1। तो इज दिस क्लियर? तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आई होप कि अब आपको गैमीट बनाना आ गया हो और यूनिट स्क्वायर करना।
गैमीट बनाने नहीं आएगा तो आगे पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो similar result were obtained with the other traits that he studied. Only one of the parental trait was expressed. एक ही parental trait expressed हो रहा था और इसी को इन्होंने क्या बोला, dominant trait। और dominant trait express हो रहा था, dominant trait express हो रहा था, एंड dominant trait के express होने को ही हम क्या बोलते हैं, law of dominance। dominant trait express हो रहा था, इसी को हम क्या बोलते हैं, law of dominance। In F1 generation, only one trait show its expression and suppress the other is known as law of dominance। सॉरी, law of dominance। ना गंदा हैंडराइटिंग बनता है ना इसमें लिखते वक्त, क्या बताएं, इतनी गंदी हैंडराइटिंग तो है नहीं मेरी। So, based on these observation, Mendel proposed that something was being stably passed down। कुछ तो है जो पास हो रहा है। अब देखो यहाँ पे उनको अभी कुछ पता नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कुछ तो है जो पास हो रहा है, अनचेंज्ड है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कुछ है जो ज्यों का त्यों जा रहा है, हाँ, और बिना मिक्स हुए जा रहा है। कुछ तो है, थ्रू द गैमेट्स, गैमेट्स के थ्रू जा रहा है ओवर सक्सेसिव जनरेशन। और उन्होंने क्या बोला, इसको फैक्टर बोला। अब उसमें में उनको जीन के बारे में पता नहीं है, क्रोमोसोम के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने इसको क्या बोला, फैक्टर। नाउ वी कॉल देम एज अ जीन। अब हमको पता है कि हम उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। उस समय कुछ नहीं पता था। जीन देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। जीन विच कोड फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील। इसको ऐसे समझ सकते हो, ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, इस गाड़ी का क्या नाम है, इस गाड़ी का क्या नाम है, लंबरगिनी नहीं, इस गाड़ी का नाम है जीन। ठीक है, ये जीन ही ट्रांसफर हो रही है, ये जीन ही जा रही है ना, स्पर्म में जा रही है, और ओवा में जा रही है, तो जीन ट्रांसफर हो रही है। और इस जीन में बैठे हुए हैं इस तरह से दो लोग, जो आगे के सीट में दो लोग हैं, ये हाइट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये जीन है, जीन लेकर के जा रहा है इंफॉर्मेशन, ये दोनों हाइट के बारे में बता रहा है आगे की सीट में बैठे हुए। लेकिन ये वाला टॉल हाइट के बारे में बता रहा है और ये ड्वार्फ हाइट के बारे में बता रहा है। ओके, तो दोनों में से जो उतर गया पहले, उसके कैरेक्टर आ जाएंगे, वो दुनिया को अपने बारे में बताएगा, देखो देखो टॉल 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 ऐसे होते हैं। ठीक है, और जो बाद में उतरेगा, जो ड्वार्फ है, रिसेसिव है, उसको धक्का मुक्की करके नीचे, है, बाद में आएगा वो, नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पर दो बैठे हैं दूसरे वाले सीट पे, इस लोकेशन पे जो बैठे हैं वो कलर के बारे में बता रहे हैं। कलर के बारे में ये बता रहा है पेयर कलर के बारे में, ये बता रहा है डार्क कलर के बारे में। समझ गए? तो इस तरह से जीन जो है इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, गाड़ी की तरह इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और उसके अंदर प्रेजेंट है आपके अलील। तो आई होप कि इतने एक्सप्लेन करने के बाद जीन और अलील तो समझ में आ गया होगा। सो इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन, then the capital letter is used for the trait expressed as the F1 generation। F1 जनरेशन में अगर हम जीन को कोई सिंबल देते हैं तो जो कैपिटल लेटर है वो क्या है, वो क्या बता रहा है, आपका एक स्ट्रॉन्ग ट्रेट बता रहा है, एक डोमिनेंट ट्रेट बताता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द हाइट, टी इज यूज फॉर टॉल। हाइट के केस में टी किसके लिए है, टॉल के लिए है। एंड स्मॉल टी किसके लिए है, ये ड्वार्फ के लिए है। ठीक है, ऐसे ही राउंड और ग्रीन के केस में राउंड, आर फॉर राउंड हो जाएगा, आर फॉर राउंड हो जाएगा। ठीक है, और रिंकल्ड में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड, रिंकल्ड। ऐसे ही येलो ग्रीन के केस में वाई फॉर येलो, कैपिटल फॉर येलो, एंड ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, ग्रीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट रिसेसिव रिसेसिव ट्रेट्स, और कैपिटल लेटर डोमिनेंट ट्रेट्स को एक्सप्रेस करता है। ओके, सो hence in plant the pair of allele for height is TT TT TT, capital T capital T capital T, small t small t small t। Mendel also proposed that in a true breeding tall and dwarf P variety the allele pair of gene for height are homozygous। ट्रू ब्रीडिंग में मैंने बताया कि ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, आपसे यही क्वेश्चन आता है, ट्रू ब्रीडिंग मतलब क्या। तो यहाँ कह रहे हैं ना कि ट्रू ब्रीडिंग में टॉल और ड्वार्फ की जो पी वैरायटी होती है उनमें क्या होना चाहिए, होमोजाइगस। ट्रू ब्रीडिंग मतलब कि होमोजाइगस हो, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी।
इज कॉल्ड, और कैपिटल टी स्मॉल टी को हम क्या कह रहे हैं, जीनोटाइप कह रहे हैं। किस तरह की जीन प्रेजेंट है, कैपिटल टी कैपिटल है टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, आप होमोजाइगस हैं या हेटेरोजाइगस, आप कभी भी किसी का जीनोटाइप नहीं बता सकते हैं बिना एक्सपेरिमेंट किए। और आप फिनोटाइप बता सकते हैं ना, आप मुझे देख के बता सकते हैं कि मेरा कलर क्या है, मेरे हेयर का कलर क्या है, ठीक है, मेरे नोज का शेप क्या है, मेरा हाइट कैसा है, लेकिन आप मेरा जीनोटाइप नहीं बता सकते कि मैं होमोजाइगस हूँ कि मैं हेटेरोजाइगस हूँ। देख के नहीं पता कर सकते, आप मेरे जनरेशन को देखेंगे, कुछ जनरेशन देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब बता सकते हैं। सो एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ F1 हेटेरोजाइगोट टी टू बी एग्जैक्टली लाइक द टीटी प्लांट, ये दोनों एक जैसे लगते हैं। इन्होंने क्या बोला कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी दोनों एक जैसे लगते हैं, दिखने में एक जैसे हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से एक जैसे नहीं है। हैंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर वाइल द अदर फैक्टर जो कि सप्रेस हो गया उसको उन्होंने रिसेसिव बोला। इन दिस केस द टी इज डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इज ड्वार्फ, दिस इज रिसेसिव। ही ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर अदर ट्रेट ऑल्सो। इट इज कॉन्वीनियंट टू यूज, वही सेम चीज दी हुई है बेटा जो समझा चुके हैं और जो आपको पता है। ओके, स्मॉल और कैपिटल। Since the TT plant is heterozygous for gene controlling one character, it is monohybrid and the cross is monohybrid cross. Monohybrid cross मैंने बता दिया कि जब सिंगल कैरेक्टर लें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं, ठीक है। फिर इसी में इन्होंने क्या बताया था, फर्स्ट जनरेशन ही देखिए, इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया था, उसके बाद इन्होंने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो क्या कहता है, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पैरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन F2 जनरेशन, we can infer that the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis. The allele of the parental pair separate and segregate from each other. ये क्या कह रहे हैं, जो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बात बता दी है कि F2 जनरेशन में क्या हो रहे हैं, गैमीट्स अलग अलग हो रहे हैं, उन कैरेक्टर को लेकर के अलग अलग हो गए। जैसे ही इन्होंने कैपिटल टी और इनको लिया तो इन्होंने देखा कि हमेशा ये दोनों साथ नहीं जा रहे हैं, ये दोनों साथ नहीं जा रहे हैं। इन्होंने क्या देखा, इसके साथ कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी जा रहा है और स्मॉल के साथ स्मॉल टी जा रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों साथ में हैं, एक ही जीन में है तो एक साथ जाएंगे। ये सेग्रीगेट हो रहे हैं, ये सेग्रीगेट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमोजोम है ना, क्रोमोजोम, ये मदर का ये फादर का, दोनों यहाँ पे टॉल कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, तो ये दोनों हमेशा साथ नहीं जाएंगे, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना। ये मियोसिस के टाइम पे अलग अलग हो जाएंगे। ये ऐसे हो जाएगा, कैपिटल टी होगा और स्मॉल टी होगा, ये एक अलग स्पर्म में चला जाएगा, ये एक अलग स्पर्म में चला जाएगा। ओके, ऐसे ही जो ओवा है स्मॉल टी वाली, वो ऐसे हो जाएगी। पहले कैसे थी, ये इस तरह से साथ में थे, स्मॉल टी, ठीक है, मान लो, तो ये भी अलग हो गई, मदर का फादर का जो प्रेजेंट था। तो ये सारे अलग हो जाते हैं और इंडिपेंडेंटली ये फ्यूज होते हैं जाके। सो इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया कि मियोसिस के टाइम पे ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोजोम जो है जाइगोटीन स्टेज में आकर के एक साथ आते हैं, होमोलोगस पेयर बनाते हैं, फिर पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर करते हैं और फिर उसके बाद वो डाइकेनेसिस डिप्लोटीन इस सब में अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एनाफेज आते आते पूरी तरह से। सो ओनली वन allele इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट। इसीलिए एक्स और वाई जो क्रोमोजोम होता है ना, एक्स और वाई, और इधर एक्स एक्स होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर फादर के पास एक्स वाई है तो एक्स वाई ही जाएगा। भाई एक्स के साथ मदर का एक्स जा सकता है ना, एक्स, इस एक्स के साथ ये एक्स जा सकता है, इस वाई के साथ ये जा सकता है। तो ये सेग्रीगेटली इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इन्होंने बताया कि ये अलग अलग हो गए मियोसिस के टाइम पे और इंडिपेंडेंटली ये अपना कैरेक्टर शो करते हैं। मतलब कि ये जो एक्स है, फादर का एक्स मदर के साथ एक्स के साथ मिल जाएगा, मदर के साथ मिल जाएगा तो ये एक्स एक्स बन जाएगा, और एक्स और वाई जब मिल जाएंगे, मदर के एक्स के साथ जब ये वाई मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक मेल मिल जाएगा, ये मेल बन जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे समझो कि मान लो ये लड़का और लड़की है, ठीक है, ये लड़का लड़की दोनों साथ में पढ़ते हैं, स्कूल में कोचिंग में सब जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई जब छुट्टी होगी तो अपने अपने घर जाएंगे ना, और इनके अलग दोस्त होंगे, वहां पे अपने अलग दोस्त के साथ मिलेंगे। या फिर जो दोस्त हैं साथ में बैठते हैं लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल नफरत करते हैं, क्लास में साथ में बैठते हैं लेकिन नफरत करते हैं, और छुट्टी होते ही ये अपने दोस्तों से मिलने जाएगा इधर, ये छुट्टी होते ही इस लड़की से मिलने जा रहा है, और ये छुट्टी होते ही इस लड़के से मिलने जा रहा है। समझ गए? तो इंडिपेंडेंट होते हैं, इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। दिस सेग्रीगेशन ऑफ अलील इज रैंडम प्रोसेस, सो देयर इज a 50% चांस ऑफ गैमीट कंटेनिंग ईदर अलील as he believed by the result crossing. In this way the gamete of the tall tt plant have the allele T and gamete of the dwarf plant have the allele T. तो ये वाला पूरा लाइन ना आप एनसीईआरटी से पढ़ने की जगह डायरेक्ट आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर पढ़ेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें सिर्फ जो अभी तक समझा है बेटा वही सारी बात है। ओके,
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू अलील, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दो अलील में से टी फ्रॉम वन पेरेंट, टी फ्रॉम वन पेरेंट, एक पेरेंट का टी फ्रॉम वन पेरेंट से थ्रू द पॉलन एंड टी फ्रॉम द अदर पेरेंट, टी फ्रॉम द अदर पेरेंट, ये आ जाता है, ये स्पर्म और ये एग जाकर के फ्यूज हो जाएंगे और बच्चे के पास क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला. So the produced gamete of the parent for the formation of zygote F1 F2 parent can be understood by the diagram of Punnett square. Punnett square से अच्छे से समझा जा सकता है. और प्यूनेट स्क्वायर की खोज किसने की थी, यहां से क्वेश्चन आता है. प्यूनेट स्क्वायर की खोज की थी डेवलप बाय द ब्रिटिश जेनेटिक्स रेजिनाल्ड सी प्यूनेट. रेजिनाल्ड सी प्यूनेट, इनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए. इट इज ए प्यूनेट स्क्वायर क्या है, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस. तो ये आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए, यहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है. फिर आप सोचोगे यार पीनट स्क्वायर क्या है, मेरे को तो पता है, लेकिन आपका डेफिनेशन नहीं पता ना, तो वहां से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा, तो आपको फिर नहीं पता उसका डेफिनेशन, डेफिनेशन से इससे क्वेश्चन आता है.